दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी एक्यूरेसी को रीजनिंग में कैसे बढ़ाएं। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है माना, और सबसे इजी सब्जेक्ट भी एसएससी में है। लेकिन इसमें मतलब बाकी के जो सब्जेक्ट है उनमें सपोज आपके 3-4 क्वेश्चन गलत जाते हैं, चलो ठीक है, सेटिस्फाइड है, जस्टिफाइड है। इसमें आपका एक क्वेश्चन भी अगर गलत जा रहा है तो आप बहुत पीछे हो, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फुल नंबर ला रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा पीछे कर सकता है। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ही तो होता है कि जो इजी क्वेश्चन है अगर वो तुम गलत कर दे रहे हो तो आपको ज़्यादा पीछे कर देगा नॉर्मलाइजेशन में। और वहीं अगर वो हार्ड क्वेश्चन है, मतलब सबने उसको गलत किया, अगर आपने उसको गलत किया जो सबसे हार्ड है, जो जिसको सबने गलत किया है, तो आपको उस पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हमारा नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे होता है फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो अ, तो यहाँ पे हाउ टू इंक्रीज हमें एक्यूरेसी कैसे करना है रीजनिंग में, आज मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप रीजनिंग में अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हो। देखो आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है रीजनिंग करते समय, हालांकि सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन तब भी उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, जैसे कैलेंडर में आपको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि मैंने देखो यूट्यूब पे अपने चैनल पे एक ऐसा मेथड करवा रखा है जिसमें आपको कैलेंडर के जो डेट्स होते हैं ना उनको याद करने के लिए कोई कोड वगैरह की जरूरत नहीं होगी। केवल कंसेप्ट आपको पढ़ना है, और वो मतलब कोई कोड वगैरह रटने की आपको जितनी डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ 18 अगस्त 2019 को कौन-सा डेट था? तो आप तुरंत बताओगे बिना कोड के। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये कंसेप्ट होती हैं अपने आप में। अभी टीचर जब सिखाता है तो हमें उस पे भी एक तरीके से ऐसे टीचर को फाइंड करना चाहिए जो एकदम बेस्ट मेथड हमको सिखाए, और उस कंसेप्ट को हमें एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, ऊपर-ऊपर से देख लें, जो कि बच्चे पूरे साल ज नहीं पढ़ते, लास्ट के समय जब पेपर देने जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो केवल ऊपर-ऊपर से देखते हैं। या फिर जो भी ऊपर जो यूट्यूब पर जो सीरीज़ चलाई जाती है फ्री में, जो 51 दिन और 75 डे सीरीज़, ये ऐसी-ऐसी जो सीरीज़ चलाई जाती है ना, उसमें सारे कंसेप्ट को केवल ऊपर-ऊपर से ही पढ़ाया जाता है। इसीलिए वो कभी भी पूरा बेसिक से सीखने के लिए नहीं होती वो सीरीज़। वो सीरीज़ होती है केवल और केवल रिवीज़न पर्पज़ के लिए। अगर वो चीज़ आपको पहले से आता है तो अगर आप रिवीज़न करते हो तो वो सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ पूरी नहीं आती तब आप उसको छोड़ दो, तब आपका टाइम वेस्ट ही होगा। भई आपका अगर टोटल 50 है, आप 50 में से 30 नंबर लाके क्या ही करोगे? आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। जब तक आप 50 में से 48 नहीं लाओगे, 50 नहीं लाओगे, तब तक आपका सिलेक्शन नामुमकिन है भाई। 50 में से 30 ही तो आ सकते हैं, आप उस सीरीज़ को फ़ॉलो करोगे। अब आप बोलोगे भाई कुछ तो आ रहे हैं, कम से कम मैं माँ-बाप को तो बता दूँगा कि हाँ, मम्मी-पापा देखो मेरे 30 नंबर तो आए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने पूरा साल बर्बाद किया। आप मम्मी-पापा को आज बता दोगे, चलो ठीक है, आज आपके मम्मी-पापा मान जाएँगे कि हाँ, मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, कुछ नंबर तो लेकर आया है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नील है, 0 ही है, मतलब इसने कुछ तो पढ़ा है। आप बता दोगे, उस समय संतुष्ट कर लोगे अपनी मम्मी-पापा को। लेकिन धीरे-धीरे एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आप फिर कैसे संतुष्ट करोगे? अब तो वो टाइम आ गया जहाँ पर आपके पास समय ही नहीं बचा। अब तो आपको किसी भी हाल में नौकरी करनी पड़ेगी, दूसरी प्राइवेट करनी पड़ेगी, बिल्दारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास समय ही नहीं बचा। आप उस समय तो बहाना बनाते-बनाते अपनी मम्मी-पापा को केवल ये बोलते रहे, ये आशा देते रहे, मम्मी देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, 30 नंबर तो आ रहे हैं मेरे, जो कि 30 नंबर आए कैसे? सीरीज़ देखने से। सीरीज़ वेब सीरीज़ नहीं, जो 51 दिन मैराथन चलती है, 45 दिन मैराथन, हम भी चलाते हैं 40 दिन मैराथन, लेकिन वो हम स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि भाई ये रिवीज़न के लिए है, फुल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा फिर आपका बाद में। रिवीज़न के लिए सीरीज़ होती है सारी, खुल के बोल रहा हूँ मैं, सारी जो भी बोल रहा है ना कि पूरा आप इसको बेसिक से पढ़ सकते हो, वो खुद बोलेगा नहीं आप बेसिक से नहीं, केवल रिवीज़न के लिए होती हैं। तो केवल आप इससे पढ़ के अगर आपके पहले 30 नंबर आ रहे थे, तो इस वाली सीरीज़ को फ़ॉलो करके आप इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ, खुद को 30 से 40 तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपने पूरे साल वो चैप्टर छुआ तक नहीं, है ना? जैसे आपने श्लोक चैप्टर पूरे साल छुआ तक नहीं, तो आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले कंसेप्ट जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, एक कंप्लीट बैच से पढ़ो, और कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझो। क्योंकि ये जो सीरीज़ होती है, इनमें जो कंसेप्ट है वो अच्छे से नहीं समझाया जाता, केवल बताया जाता है कि भाई देख लो ये कंसेप्ट है, और टीचर फिर उसको सॉल्व करवा देता है। बस, भाई टीचर तो सॉल्व करवा ही देगा ईज़ी से, क्योंकि वो तो करते आ रहे हैं उसको 8-10 सालों से। लेकिन आप तो आज कर रहे हो ना, आप तो 8-10 दिनों से कर रहे हो। तो कंसेप्ट देख के आप तुरंत कहाँ आपके दिमाग में आने वाला है। तो पहले सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझो। किसी भी बढ़िया टीचर से अच्छे से उस पे प्रैक्टिस करो। फिर उस पे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन्स लगाओ। बहुत सारे क्वेश्चन्स लगाओ उस पे, उस वो जो भी कंसेप्ट आपने वहाँ पे सीखा, ताकि वो जो कंसेप्ट है अब आपको बार-बार याद करना ना पड़े। उसके जब से आप सवाल लगा लोगे तो कंसेप्ट अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है? जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो ये चीज़ें हो जाएँगी। बाकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये बच्चे करते हैं, मैथ में भी करते हैं, हालाँकि मैथ में तो जो लैंग्वेज आती है वो ऐसी आती है कि मतलब उसको अगर हम समझ गए, पहली बार में अगर हम समझ गए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन समझने में ही कई बार बच्चे जो होते हैं वो गलती कर देते हैं, सवाल को किसी दूसरे तरीके से वो समझ लेते हैं। कुछ सवाल में कुछ लिखा होता है कुछ और, वो समझते हैं कुछ और।
कई बार हम गलती करते हैं कि वहाँ पे नोट लिखा रहता है कि लेकिन हम वहाँ पे नोट ही नहीं पढ़ते। तो ये सारी जो होती है सिली मिस्टेक्स होते हैं जिसको हमें अवॉइड करना है। अब ये चीज़ें आती कैसी है जब हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है भाई आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करो क्योंकि मॉक टेस्ट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे अंदर कमियाँ होती हैं जो सामने आती है हमारी जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो। और फिर जब एनालाइज़ करते हैं तो उस कमियों पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना कि रीड क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि एक ही बार में समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन पढ़ने में आप 15 मिनट निकाल दो, नहीं। आपको पढ़ना है और ऐसी हैबिट बनानी है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाए कि एक ही बार पढ़ने से वो समझ में आ जाए। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा एक ही महीने में तो होगा नहीं, ऐसा धीरे-धीरे टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेगा मॉक टेस्ट देते-देते तो आपका हो जाएगा। ठीक है? बाकी ऑब्जर्वेशन स्किल, भाई जो रीज़निंग है वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे आपके कांसेप्ट से ज़्यादा काम आएँगे, आपके अंदर कितना कॉमन सेंस है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, आपका कॉमन सेंस कैसा है। देखो कॉमन सेंस आजकल उतना कॉमन नहीं रह गया है, तो आप अपने कॉमन सेंस पे थोड़ा-सा काम करो। और जो ये होती है क्या बोलते हैं उसको? चलो ठीक है, याद नहीं आ रहा अभी। अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करो। अब ये कैसे आएगा? जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज़ लगाओगे, कांसेप्ट को पढ़ के उन पे पीवाईक्यूज़ लगाओगे। ठीक है? जब आप अपने दिमाग को सोचवाओगे कि हाँ भाई इस सवाल को ऐसे करते हैं। कई बार अगर आप कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, जैसे सीरीज वाले जो सवाल होते हैं, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गई, उसमें तो आपको ऑब्जर्वेशन इसके लिए काम आएगी, उसमें तो कोई कंसेप्ट काम नहीं आता। उसमें तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा भाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कि प्लस हो रहा है, और प्लस हो रहा है तो क्या प्लस हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपको ऑब्जर्वेशन ही काम आएगा। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करो। अच्छा, काम कैसे करोगे? पीवाईक्यूज लगा के, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके। ठीक है? अगला है हमारा पजल। भाई क्योंकि रीजनिंग में पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे सवाल आते हैं, सिलोजिज्म आते हैं, वेन डायग्राम, खैर ये सब तो पजल नहीं है, लेकिन हाँ सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सब पजल वाले हैं। सिलोजिज्म भी हो गया। तो इन सबको आप कैसे करोगे? कैसे ओवरकम करोगे? और ये पूछे जाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इनसे एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। 2 सवाल भी आ जाते हैं लेकिन एक ना एक ज़रूर आता है। तो आपको मतलब ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चाहे वो सीरीज़ पढ़ रहे हो, चाहे ना पढ़ रहे हो, लेकिन आपको इनको बिल्कुल स्किप ना करना। तो अगर आप इसको स्किप करोगे तो समझो आपके डायरेक्टली आप नंबर अपने खो रहे हो। आपको पता होने के बावजूद भी आप अपने नंबर खो रहे हो। तो अब आने के बाद भी आप इस पज़ल को डेली थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर बेसिस पे। ज़रूरी नहीं है कि डेली 50-50 ही लगाओ, लेकिन हाँ 5 से 10 डेली लगा लो। 5 से 10 भी लगाओगे तो आपके महीने में कितने हो जाएँगे? 300 क्वेश्चन हो जाएँगे या फिर 150 क्वेश्चन तो हो जाएँगे। सोचो आपने एक ही दिन 150 लगाया और फिर उसके बाद लगाया नहीं। लेकिन वहीं आप डेली 5-5, 10-10 लगाओगे तो आपका ब्रेन जो रहेगा ना डेली रिवीज़न होता रहेगा एक तरीके से आपका कांसेप्ट। आपने आज लगाया फिर 1.5 महीने तक लगाया नहीं तो आप तो वो सारे कांसेप्ट भूल जाओगे। आपने जो 150 क्वेश्चन लगाया, प्रैक्टिस किया, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फिर उसके बाद 1.5 महीना तक छुआ ही नहीं। तो आपका जो दिमाग है सब उसमें साफ हो जाता है। लेकिन आप डेली 8-8 10-10 क्वेश्चन लगाते हो, करते हो, तो वो कांसेप्ट आपके मन दिमाग में बार-बार आता रहता है, रिवाइज़ होते रहता है। तो आपको डेली करना है प्रैक्टिस, पज़ल थोड़ी-थोड़ी करना है लेकिन डेली करना है। और बैंकिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तो सबसे ज़्यादा सिलोजिज़्म और सिटिंग अरेंजमेंट ये वाले सवाल आते हैं। ठीक है? तो उसपे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेली यही काम करना है। बाकी ये जो कॉमन पैटर्न्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जैसे नंबर सीरीज़ में 2, 4, 6, 8 ये तो नॉर्मल पैटर्न है। कई बार वो 2 इंटू 2 माइनस 1 करके देता है। कई बार वो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करके देता है। कई बार 2 का स्क्वायर प्लस में 2 फिर 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इस तरीके के नंबर ऐड करके। तो ये सब कॉमन पैटर्न है। अब ये आएँगे कैसे, पता कैसे चलेंगे? जब आप क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करोगे। और ऐसा नहीं कि आपने उस क्वेश्चन को एक ही बार लगाया, नहीं। पहले आपने 50 क्वेश्चन लगा लिया, एक-एक बार आपने लगाया। ऐसा नहीं कि एक-एक क्वेश्चन को 4 बार लगाऊँ फिर अगला क्वेश्चन लगाओ, नहीं। 50 क्वेश्चन को एक-एक बार लगाया, फिर कुछ दिन बाद 3-4 बाद उन्हीं क्वेश्चन को लगाओ। नए क्वेश्चन नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को लगाओ क्योंकि जो नए-नए पैटर्न है, एक्चुअली ये पैटर्न बहुत कम है। सवाल आपके बहुत सारे बनते हैं उन्हीं पैटर्न पे बेस। ये जो वाला पैटर्न है ना, इस पे मैं 50 क्वेश्चन बना दूँ। अब आप 50 क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करोगे। एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे उसको ही 4-5 बार सॉल्व कर लो। वो आपका पैटर्न आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, जब आप ये पैटर्न के बार-बार सवाल लगाते हो तो आपके दिमाग में आपको अलग से बनने लगता है। एक अलग वो बनने लगती है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू बनने लगता है कि आपके देखने का नज़रिया चेंज होने लगता है धीरे-धीरे कि आपके मन में ही तुरंत सवाल को देखते ही लगने लगेगा कहीं यहाँ पे वो वाला मेथड तो नहीं लग रहा। अरे नहीं यार, ये वाला नहीं लग रहा, वो वाला लग रहा है। हाँ, देखो याद आ गया, मैंने इस पे बेस सवाल किया है। जब आप इस तरीके से करोगे अपने न्यूरॉन्स बढ़ेंगे आपके और न्यूरॉन्स ऐड होंगे, उस न्यूरॉन्स में जाके पैटर्न स्टोर होते हैं। तो जब आपने कभी न कभी लगा रखे हैं 3-4 बार अगर उस पैटर्न के सवाल, मतलब एक बार लगाओगे तब तो मुश्किल ही हिट होगा, लेकिन 3-4 बार लगा लोगे उसी पैटर्न के तो डेफिनिटली हिट हो जाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है अगर हम कॉमन पैटर्न और ट्रिक्स वगैरह के जो सवाल होते हैं 3-3 4-4 बार लगाते हैं तो, ठीक है? खासकर आपको ये सीरीज़ और नंबर सीरीज़ वाले सवाल में तो ऐसा ज़रूर करना है, 3-3 4-4 बार सेम पैटर्न के जो सवाल हैं लगाना है, ठीक है? बाकी आपको पीवाईक्यूज़ को रिपीटली सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज़ बहुत काम आता है एसएससी में। आपका 60 से 70% पीवाईक्यूज़ ही रिपीट होते हैं। जो बाकी के 30 से 40% होते हैं वो नए सवाल आते हैं। लेकिन वो जो नए सवाल आते हैं वो इन्हीं से मिल के आते हैं। इन्हीं से अलग-अलग मिला-मिला के बना के आते हैं।
तो अगर आपकी ये वाला चीज़ मजबूत है ना, तो ये वाला चीज़ तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। समझो आप अगर इस पे काम कर रहे हो, तो इस पे भी काम कर ही रहे हो, आपका काम चल ही रहा है। तो आपको पीवाईक्यू भाई रिपीटेडली सॉल्व करना है। पीवाईक्यू एक तरीके से आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है? वही आपके काम आने वाला है। ब्रह्मास्त्र तो नहीं, लेकिन हाँ, एक ऐसा अस्त्र जो कि आपको अभ्यास कराने वाला है बार-बार। आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आपको सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे मॉक टेस्ट में क्या होता है, एग्ज़ामिनर जो होता है ना, वो इस तरीके से देगा, पहले ईज़ी क्वेश्चन देगा, एक तुरंत हार्ड लेकर आएगा, स्टार्टिंग में ही हार्ड क्वेश्चन दे देगा, ताकि बच्चा ना लाइन वाइज़ बच्चे का आदत है लाइन वाइज़ सीक्वेंस करना, जब तक वो इस क्वेश्चन को बना नहीं देगा, तब तक आगे नहीं चलता। यही चीज़ होती है जो वो माया में फँस गया, माया की जाल में जो एग्ज़ामिनर ने बिछा है, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन करना है, आपको अगर लग रहा है कि इसमें मुझे ज़्यादा समय लगेगा, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। फिर ईज़ी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से आ गया, फिर से आ गई माया, फिर से माया के अंदर नहीं फँसना, फिर से छोटे-छोटे सवाल करो मतलब ईज़ी-ईज़ी वाले। वरना 15 मिनट में आप अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, यहाँ तो रीज़निंग की बात हो रही है, मैथ्स का एग्ज़ाम्पल लूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे। आपका 10-15 क्वेश्चन में आपका 15 मिनट बीत जाएगा, क्योंकि 15 मिनट है, टाइम नहीं लगेगा इसको बीतने में। लगेगा 15 मिनट ही, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा 15 मिनट कब बीत गए। आधे से वाला आप देख ही नहीं पाओगे। तो इससे बढ़िया कि आप वो जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, जो ज़्यादा वैसे हैं, चाहे वो रीज़निंग हो, चाहे मैथ में हो, चाहे किसी में भी हो, आप सबसे पहले जो आपसे हो जाए, तुरंत हो जाए, जिसको आपको कॉन्फिडेंट हो, फुल कॉन्फिडेंट हो कि भाई इस तरीके का सवाल मैंने कर रखा है और मेरे को आता है, ये कैसे करते हैं, तो आप उनको क्वेश्चन को पहले करो। जो बीच-बीच में ये हर्डल्स की तरह उसने लगा रखे हैं एग्ज़ामिनर, उसको स्किप करते जाओ, बाद में इसको देखना अगर 15 मिनट में समय बच रहा है। क्योंकि अब तो सारे सेक्शनल मॉक हो गए ना, सेक्शनल मतलब सेक्शनल टाइमर लग गए ना, सबके 15-15 मिनट मिलने वाले हैं। पहले क्या होता था, पूरा 1 घंटा मिलता था, चाहे आप मैथ में ज़्यादा दो 20 मिनट और रीजनिंग में 10 मिनट दो और इंग्लिश में 10 मिनट दो, नहीं, अब आपको सब में 15-15 मिनट देना है। सेक्शनल टाइमर आ गया ना, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा थोड़ा-सा वैसे स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा कि आपको ईज़ी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है? बाकी अपनी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा-सा बढ़ाओ यार, थोड़ा-सा दोपहर में, सुबह-सुबह, दोपहर में नहीं सुबह-सुबह, या फिर जब आप ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाओ तो लंबी साँस लो, कम करो। वही अनुलोम-विलोम वाला मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से साँस लो, अंदर करो, इस तरीके से बहुत एक अंदर से शांति मिलती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जब ब्लड ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारा जो दिमाग है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। आप इतना जानते हो ना, अगर हमारे ब्रेन को 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारी डेथ भी हो सकती है, और अगर उसको कंटिन्यूअसली इस ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो अपने मतलब अच्छे से काम करेगा, वो ब्लड फ्लो होता रहेगा। तो वो कैसे होगा? जब आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा, आपके अंदर एक मेडिटेशन जब आप अच्छे से करोगे, योगा वगैरह करोगे, तो इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपके जो ब्रेन होता है वो उसकी पावर बढ़ती है। तो आप मेडिटेशन वगैरह ज़रूर किया करो, इससे बहुत हेल्प मिलती है भाई। आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। बाकी सेक्शनल मॉक आपको डेली लगाना है। आप फुल मॉक लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन आपको डेली अपने आप को उस कंडीशन में रखना है, ऐसे चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट, जिसमें आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि भाई इस समय आपको कुछ नहीं फ़ोकस करना, किसी दूसरे चीज़ पे नहीं। इस समय केवल केवल तेरे को टेस्ट पे फ़ोकस करना है, केवल मॉक टेस्ट पे फ़ोकस करना है। जब हम ऐसे लगाते हैं, पीवाईक्यूज़ लगाते हैं, तो कई बार हमारा मन इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। एक लिमिटेड टाइम सपोज़ 25 मिनट या फिर 1 घंटे का अगर मैं मान के चलूँ, तो 1 घंटा में आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते, जब तक आपका अभ्यास नहीं, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप नॉर्मली फुल फ़ोकस के साथ बैठ नहीं सकते। यही चीज़ तो मुझे प्रैक्टिस करना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि मैं 1 घंटा एकदम फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर सकूँ, ताकि वो दिन आए, जिस दिन मेरे को पेपर जिस दिन आए, उस दिन 1 घंटा मैं एकदम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अपना मॉक टेस्ट लगाऊँ। तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, भले ही वो सेक्शनल ही दो, रीज़निंग का दो, जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया 70 टू 80% उसका डेली मॉक टेस्ट लगाओ। सेक्शनल ही लगाओ, फुल मॉक मैं नहीं कह रहा, क्योंकि फुल मॉक में ज़्यादा समय लगता है, लगभग 3-4 घंटे चल जाते हैं। 1 घंटा तो आपका उसमें ही चल जाएगा और फिर 1 से 2 घंटा आपका एनालाइज़ में चल जाएगा, रिवीजन में चल जाएगा, नोट्स कॉपी में फिर से करने में चल जाएगा। तो आप सेक्शनली दो, केवल रीज़निंग का दो, केवल मैथ का दो, केवल इंग्लिश का दो, जिसका भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है? बाकी अपना प्रॉपर स्लीप और फ़ोकस तो आपको बढ़ाना ही है, और ये सब चीज़ आपको कैसे होगा? आपको कम से कम 6 घंटे की डेली स्लीपिंग आवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे सो रहे हो और सोच रहे हो कि मैं 20 घंटा अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी, नहीं हो पाएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आप दिन भर थकान-थकान वो करोगे, थकान-थकान महसूस करोगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप 6 घंटा सोते हो और जो बाकी के 18 घंटे, उसमें से अगर मैं 4 घंटे और निकाल दूँ नहाना-धोना, खाना-पीना, तो बाकी के 14 घंटे उसमें तो आप फुल एनर्जेटिक फ़ील करोगे ना। फुल एनर्जी से अगर चलो 14 घंटा भी नहीं, 8 घंटे भी अगर आप फुल एनर्जी से पढ़ रहे हो मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये बेटर है। हालाँकि अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे हो लो एनर्जी के साथ, तो ये बेटर नहीं है। तो ये चीज़ बेटर है कि ये चीज़ बेटर है? आप ही बताओ, ये चीज़ बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। तो आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो अपनी, ठीक है? और पेपर के समय तो देखो चलता है, क्योंकि उस समय मतलब अपने दिमाग को टोटल वही सोचवाना रहता है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हालाँकि पेपरों के समय भी हमें थोड़ा अवॉइड करना रहता है ये लेट स्लीपिंग आवर, लेकिन हाँ, चलो ठीक है। जस्टिफाइड है, लेकिन हाँ, आपको एक हेल्दी डाइट, हेल्दी हेल्थ मतलब एक आपको हेल्थ भी फ़ोकस करना है।
अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, और ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपका जो नंबर है वो बढ़ेंगे इनडायरेक्टली, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको फोकस के साथ अपना अटेम्प्ट देना है। ठीक है? बस यही थी आज की इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाया। ठीक है? जितने भी थे ये सारी चीज़ें जो कि आपको अपने अंदर डेफिनिटली इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इसको देखते हो केवल अच्छे मज़ा आता है और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में भाई आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश में और रीजनिंग में अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। मैं अगली वीडियो इंग्लिश पे लेकर आने वाला हूँ। ठीक है? तो आप रीजनिंग में अभी किस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।